चंडीगढ़ 'ਚ बर्फ भी पै सकती है। और चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? कल को यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्लेन में भी बर्फ पड़ सकती है। पीछे पंजाब में भी कहीं सुनने में आया था कि एक जगह, मुझे नाम याद नहीं आ रहा शहर का, कि वहाँ थोड़ा बर्फ़ की परत देखी गई। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੈ ਵਰਮਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, किस तरह सारियां चीज़ां विचार रहे हो? नमस्कार। ये थर्ड चंडीगढ़ क्लाइमेट मीट है, जिसमें लगभग 100 से ऊपर लोग आए हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 15 के करीब इसमें फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इटली, नेपाल, बांग्लादेश, और लगभग 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लोग भी इसमें आए हुए हैं। ये क्लाइमेट मीट हमने 2017 में शुरू की थी, फर्स्ट चंडीगढ़ क्लाइमेट मीट के नाम से, और उसमें हमने पहले फोकस किया था माउंटेन सिटीज़ पे, कि जो शहरीकरण हो रहा है माउंटेन एरियाज़ में, उसका क्या इम्प्लीकेशन क्लाइमेट में हो रहा है और किस तरह के लोकल एक्शंस की ज़रूरत है। सेकंड हमने 2019 में की सेकंड चंडीगढ़ क्लाइमेट मीट, और उसमें हमने जो मेगा फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हो या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, वो मेगा फ्रेमवर्क्स लोकल कंटेक्स्ट में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और कैसे होने चाहिए, उस पर हमने चर्चाएं की। और ये थर्ड चंडीगढ़ क्लाइमेट मीट है, जिसमें हम सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। और हमने इसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स को बुलाया है, और लगभग 17 के करीब टेक्निकल सेशन हैं, 3 पैनल डिस्कशंस हैं और 10 स्पेशल लेक्चर्स हैं। काफ़ी सीनियर इसमें सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, जोग्राफर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत तरह के लोग आए हुए हैं। पर अगर गल की जाए तो 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ नुकसान भी दे सकती है? देखिए, ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो है ह्यूमन इंड्यूस्ड है। पिछले अगर 150 पौने 200 साल की हिस्ट्री देखें, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता गया। और ग्लोबल टेम्परेचर क्यों बढ़ता गया? क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस्ड डेवलपमेंट था। चाहे वो इंडस्ट्री लगाने की बात हो, इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन जनरेट होता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन जैसे जैसे बढ़ा है, ट्रैफिक बढ़ा है, उससे पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, या हम घरों में AC यूज़ करते हैं बहुत सारे, उससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो ये सारा कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है। पहले कूड़ा जला देते थे लोग, कूड़ा जलने से भी काफ़ी, और कूड़ा ओपन में फेंक देते थे, उससे भी मीथेन निकलती हैं और दूसरी गैसेस निकलती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग होने से क्लाइमेट चेंज होने लगा, अनप्रेडिक्टेबल वेदर होने लगे, प्रेसिपिटेशन पैटर्न बदलने लगा, और इस तरह की कई घटनाएं घटने लगी, जैसे वेदर पैटर्न ही थोड़ा अलग हो गया। पर लगता नहीं कि बिन मौसम बरसात का आना, या फिर जिस टाइम अगर माउंटेन सिटीज़ की गल करिए तो कह रहे कि जिस टाइम स्नोफॉल पैनी चाहिए उस समय नहीं पैंदी, 15-20 दिन अगे हो जाती है, उस तो बाद कहते कि मीह का वेट होंदा, मीह नहीं आता, अगे पिछे हो जाता, फसलां भी खराब होंदियां ने, सारियां चीज़ां इस करके हो रही ने। और यही कारण है कि इन मुद्दों पे चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस रीजन में कई तरह का एनवायरमेंटल पोल्यूशन कई बार बढ़ जाता है, स्टबल बर्निंग या दूसरे कारणों की वजह से। और जो आपने अभी मुद्दा उठाया कि किस तरीके से इस बार स्नोफॉल का पैटर्न बदल गया, तो आज जोशी जी ने, हमारे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सोसाइटी के हमारे यहाँ क्रेड के, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और उससे क्या होगा कि इस पूरे रीजन में इंडिया, नेपाल, इधर चाइना, बांग्लादेश,
और भूटान वगैरह, ये सारे कंट्रीज जो हैं इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जिस तरह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उससे रिवर का फ्लो बदल जाएगा, इरिगेशन वाटर जो अवेलेबल होता है, इरिगेशन वाटर शायद उतना नहीं मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज आएंगी और बहुत तरह के क्राइसिस एमर्ज हो सकते हैं, जो आज जोशी जी ने भी बात की ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਸਕਦੇ तरस सकते हैं। तो ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, भूटान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ? हाँ, जिथे देखिए पहाड़, क्योंकि दे आर सोर्स ऑफ ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर जब स्नोफॉल होने से जमते हैं, बनते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब उनकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनकी स्पीड मेल्ट होने की बढ़ जाती है, तो वो सारा पानी जल्दी जल्दी बह जाएगा। जब पानी की हमें पेरिनियल ज़रूरत होती है वहाँ हमें नहीं मिलेगा बाद में। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इंटरकनेक्टेड मुद्दे हैं, उससे फिर डिस्प्लेसमेंट्स हो सकते हैं, गरीबी हो सकती है, हंगर के इश्यूज़ हो सकते हैं, पावर्टी बढ़ सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन पहलुओं पर क्लाइमेट चेंज के चर्चा ज़रूरी है, इसलिए हम ये सीरीज़ एक शुरू की है और हम इसमें लोकल इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं। कल चंडीगढ़ ग्रीन अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। जो लोग पेड़ लगा रहे हैं या जो लोग एनवायरनमेंट को रिवाइटलाइज करने के लिए या क्लाइमेट चेंज से जो इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको हम कल फैसिलिटेट करेंगे। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਸਕਦੇ ਆ, और 2-3 चीज़ां केड़ियां ने जिसनों आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ तरस सकते? देखिए, वो मैंने बताया जैसे फूड का क्राइसिस एक एमर्ज हो सकता है, क्योंकि फूड जैसे खाने की चीज़ें हैं, अब अचानक बहुत ज़्यादा बरसात आ गई, बाढ़ हो जाएगी अचानक, और एक साल पानी अगर नहीं बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से हो रहा है, उससे ये इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं कि हम आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस या इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगी कि फ्लड आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो पूरी ह्यूमैनिटी प्रभावित हो सकती है। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, चंडीगढ़ 'ਚ बर्फ़ भी पै सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? अनप्रिडिक्टेबल वेदर है ना, कल को यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्लेन में भी बर्फ़ पड़ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये अनप्रिडिक्टेबल वेदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हो रहा है वो कुछ भी हो सकता है। टेक्निकली समझा सकते हो कि चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, अभी पीछे पंजाब में भी कहीं सुनने में आया था कि एक जगह, मुझे नाम याद नहीं आ रहा शहर का, कि वहाँ थोड़ा बर्फ़ की परत देखी गई, तो जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ऐसे नए एरियाज़ एमर्ज हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पहले कभी बर्फ़ नहीं पड़ती थी, अब वहाँ बर्फ़ नोटिस की जा रही है। और चंडीगढ़ में जिस तरह का वेदर पैटर्न, नॉट ओनली चंडीगढ़ बट इस तरह के जो हिमालय के आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले कभी बर्फ़ नहीं देखी गई थी, वहाँ भी बर्फ़ देखी जा सकती है आने वाले ਜੇ ਬਰਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨੋਫਾਲ नहीं होगी, हाँ बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जहाँ बर्फ़ पड़ती थी वहाँ बर्फ़ शायद ना पड़े आगे। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। बिल्कुल 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 यही सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम ये चर्चाएं 3 दिवसीय इस चंडीगढ़ क्लाइमेट मीट में कर रहे हैं। तो ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਮੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।